It is a kind of dispensing of drug in the form of drug dose calculation before any kind of administration of drug. कितनी क्वांटिटी में और कब डोज लेना है, किस पर्सन बॉडी वेट एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या फैक्टर्स इसमें लगते हैं, ये सारी चीज़ हम पोसोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. वी कैन से दैट it is a kind of science which deals with the study of dosage of drug before administration. So here in the slide you can study the word posology came from the Greek word that is posos means how much and logos means the science. It is a science of how much drug or the calculation of drug which is required before administration. It is a branch of medical science. We cannot fix the dose of a drug because there are many types of factors which may influence the doses. So what this line is saying over here, that we cannot fix the particular dose for all age groups of people, like pediatrics, geriatrics and adult doses all are different according to the age group of people, according to their body weight, their environment condition, diseased condition. There are several factors which is comprised with the dose calculation of a drug. The official dose of any medicine given in the pharmacopoeia shows that the actual average dose of medicine for adults to be taken within a 24 hours. जो फार्माकोपिया होती है जिसमें ड्रग्स के मोनोग्राफ होते हैं, इसमें ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 24 आवर्स जो भी ड्रग का एक्चुअल डोज रहेगा, ये इसमें प्रिस्क्राइब रहता है कि आपको एक दिन में या 24 आवर्स में उस ड्रग की कितनी डोज और कितना अमाउंट आपको लेना है. Hence, it is a duty of doctors prescribe accurate dose and mention frequency of medicines in the प्रिस्क्रिप्शन. जो आपके डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन है, वो ही आपको एक्यूरेट डोज प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एज एंड मेडिकल कंडीशन. वो सबसे पहले आपको डायग्नोस करेंगे किस एज ग्रुप के लिए कौन सी ड्रग जानी चाहिए और कब आपको वो ड्रग लेना है. इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डॉक्टर एंड आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट दैट विल काउंसिल यू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर ड्रग. Now the definition of posology is it is a science which teaches how to calculate dose and quantity of drug. कितने अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में आपको डोज लेना है एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, उस डोज की क्वांटिटी कितनी होगी. सपोज़ आपको दिन में 2 डोज लेना है ड्रग का एंड 100 मिलीग्राम उसकी क्वांटिटी है, तो ये पोसोलॉजी के अंदर आता है. वो आपके बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ डिसाइडेड होती है. विच इज़ नीडेड टू प्रिस्क्राइब टू पेशेंट इन ऑर्डर टू गेट डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्शन. किसी भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उस ड्रग का कितना डोज आपको दिया जाना चाहिए ताकि उस ड्रग का एक सुटेबल रिस्पॉन्स आपको आपकी बॉडी में दिखे, इसको हम पोसोलॉजी कह सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द डोज ऑफ अ ड्रग. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ड्रग के डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कितने अमाउंट ऑफ ड्रग आपको बॉडी में दी जानी चाहिए, या फिर आपके बॉडी की फिजियोलॉजी की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आपके ड्रग के डोज को अफेक्ट कर सकती है. ये सारे फैक्टर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे. द आइडियल डोज ऑफ मेडिसिन ओनली प्रोड्यूस द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट मे दिस एक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो भी ड्रग या मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, आइदर पैरासीटामोल या फिर किसी एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन की बात करें, क्लोरामफेनिकॉल की, एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन की बात करें, कोई भी ड्रग हो किसी भी एक्शन के लिए, जो किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए ड्रग बनी है वो वही एक्शन देगी. उसके बाद भी हर पर्सन की बॉडी की फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी में ड्रग का रिस्पॉन्स कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी को रिस्पॉन्स पहले या बाद में मिल सकता है, या फिर हो सकता है वो ड्रग किसी पर्सन में एडवर्स ड्रग इफेक्ट दे या किसी में ना दे. So this all comes under the factors of a drug influencing the dose of drug. Due to this reason the dose of official medicine are given in the form of range. इसी कारण जो ड्रग होती है उसको एक रेंज के फॉर्म में ही कैलकुलेट किया जाता है, डोज के फॉर्म में, which give the pharmacological action and the range of dose depend upon the adult requirement. इसी डोज के अकॉर्डिंग ही वो ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में देती है और उसका डोज का जो रेंज होता है वो एडल्ट रिक्वायरमेंट या फिर बॉडी एज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है. देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ अ ड्रग. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के डोज को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है एज. एज ग्रुप को मोस्टली हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए एंड ओल्डर पेशेंट या बूढ़ों के लिए. ये 3 मेजर कैटेगरीज है जिसमें ड्रग
डोज कैलकुलेशन एज के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये एज का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एज में हमारे बॉडी के फंक्शनिंग जो होते हैं पार्ट्स की वर्किंग बहुत अलग होती है। बचपन में हमारा स्टमक वीक रहता है भोजन पचाने के लिए, एडल्ट एज में वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। देन अगेन ओल्डर एज आने के बाद हमारी पाचन शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जिनके फंक्शंस वेरी करते हैं। सेक्स ऑफ द पेशेंट, फीमेल और मेल में बहुत सारी ड्रग के रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। कुछ ड्रग्स मिल्क में सिक्रीट होते हैं, वुमेंस के मैन में वो सिक्रीट नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं फीमेल्स में जो मेल में नहीं होते। बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, अगर कोई पर्सन ज़्यादा ओबीज है, फैटी है, तो कई ड्रग होती है जो फैट सोल्यूबल होती है, तो उनमें उस ड्रग का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है। एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हमको वो ड्रग लेनी है, ओरल, पेरेंट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। अगर एक्सीडेंटल का केसेस है तो पेरेंट्रल रूट से देना ज़्यादा आसान होगा। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो पेरेंट्रल रूट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बच्चों में पेरेंट्रल की बजाय ओरल या सिरप रूट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, सिरप डोजेज फॉर्म को। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनदर कुछ फैक्टर्स हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस समय पे आपको ड्रग लेनी है, खाना खाने के पहले या बाद, सुबह या सोते समय। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप टेम्परेट रीजन में है, कोल्ड कंडीशन में है, किस एनवायरनमेंट में है, वो उस ड्रग का इफेक्ट वेरी कर सकता है। इमोशनल फैक्टर्स, आप ड्रग लेते समय या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते समय अगर अपने एक्सप्रेशन चेंज करे तो आपको साइकोलॉजिकल किसी ड्रग का कोई इफेक्ट भी वेरी कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज़, अगर आपके बॉडी में पहले से कोई डिसीज़ है तो वो ड्रग जो आप ले रहे हैं हो सकता है वो, अगर कोई ऑर्गन फेलियर है आपका, किडनी या लीवर फेलियर है, तो उस ड्रग को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा या टॉक्सिक कंपाउंड को बाहर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। एकमलेशन ऑफ द ड्रग, अगर कोई ड्रग आपके बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी तो धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगेगी आपके बॉडी में, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। एडिटिव इफेक्ट, अगर कोई ड्रग आपको, दो ड्रग मिलकर दोनों 1+1 2 का इफेक्ट देने लगे तो उसको अपन एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। या सिनर्जिज्म, अगर दो ड्रग एक दूसरे के प्रेजेंस में एक्शन को बढ़ा दे रही हैं। एंटागोनिज्म ऑफ द ड्रग, अगर दो ड्रग के प्रेजेंस में किसी ड्रग का एक्शन कम हो जा रहा है। आइडियोसिनक्रेसी, अगर कोई ड्रग डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अलावा कोई और ही रिस्पॉन्स देने लगे, उसको हम आइडियोसिनक्रेसी से डिफाइन करेंगे। टॉलरेंस, अगर कोई ड्रग को आप स्मॉल क्वांटिटी में लंबे समय तक देते हैं तो आपकी बॉडी और ज़्यादा डोज का डिमांड करने लगती है, उसको हम टॉलरेंस से डिफाइन करेंगे। टेकीफाइलैक्सिस, ये ड्रग का अदर रिस्पॉन्स होता है। मेटाबोलिक डिस्टर्बेंसेस, अगर आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो ड्रग का एक्शन वेरी करेगा। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ अ ड्रग। सो फर्स्ट फैक्टर विच वी विल डिस्कस ओवर हियर, दैट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। एज अब कैसे डोज को कैलकुलेट करने में या वेरी करने में हमको अफेक्ट करती है। द फार्मेकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग टू बी अल्टर्ड विद द एज, जो ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, मीन्स अब्सॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये ड्रग के जो होते हैं डोज, ये एज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। बच्चों में अब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की रेट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। हाउएवर एडल्ट में ये सारी चीज़ एडवांस्ड होती है। तो बच्चों में जब भी डोज दिया जाता है तो एडल्ट डोज के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम रहता है, ताकि बच्चों में अगर ज़्यादा अमाउंट की ड्रग चलेगी तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। हैंस एज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले आपका एज ही पूछता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो ड्रग आपको प्रिस्क्राइब कर सके। Adults need higher amount of dose than children or older people because they are not able to excrete the drugs as adult can। जो बच्चे होते हैं और भी जो वृद्ध होते हैं उनमें ड्रग का एक्सक्रीशन काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट उनमें कम होता है। इसी कारण से अगर उनको डोज हाई अमाउंट ऑफ दे दिया जाए ड्रग बच्चों में और बूढ़ों में, तो उनके लिए वो टॉक्सिस कंपाउंड के जैसा वर्क करने लगेगा बॉडी में। यहाँ पर एग्जांपल पैरासीटामोल का दिया हुआ है, जिसका एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम होता है, बट ये डोज चिल्ड्रन को नहीं दिया जाता क्योंकि इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल काफ़ी वीक होती है।
सेकंड वन इज़ द सेक्स ऑफ द पेशेंट। सो वुमेंस जो होती है वो हमेशा किसी ड्रग के रिस्पॉन्ड के लिए मैन के एज इक्वल रिस्पॉन्ड नहीं करती। दोनों में ड्रग का रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा वेरी करता है। वुमन में जैसे मॉर्फिन होती है प्रोड्यूस द एक्साइटमेंट बिफोर द सेडेशन बट नॉट हैपन इन द मैन। जो मॉर्फिन की ड्रग होती है एनाल्जेसिक इफेक्ट या CNS स्टिमुलेशन के लिए जो हम ड्रग लेते हैं वो सबसे पहले वुमन में एक्साइटमेंट कॉज करती है, उसके बाद सेडेशन मीन्स उनको नींद आने लगती, कामनेस प्रोड्यूस करती है, जबकि मैन में ऐसा नहीं होता। और दूसरे एग्जांपल हम देखेंगे जैसे एंटीहिस्टामिन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सारी जो ड्रग्स होती है ये मदर मिल्क में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन सिक्रीट होती है। तो माँ के मिल्क से बच्चों में ये ड्रग जा सकती है, इसलिए इस टाइप की ड्रग्स को प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेंस में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता क्योंकि ये मिल्क में एक्सक्रीट होती है। नाउ बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। अब बॉडी वेट किसी पेशेंट का कैसे ड्रग के डोज को अफेक्ट करता है। पर्सन में फैट कंपाउंड ज़्यादा होने की वजह से ड्रग का डोज भी अमाउंट भी बढ़ जाता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। द डोज इज़ रिफर टू द डोज फॉर एडल्ट्स बॉडी वेट बिटवीन 150 to 100 किलोग्राम बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन और ओबीस पेशेंट द डोज ऑफ ड्रग कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। जो मोटे लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है अलॉन्ग विद द एज ऑफ द पेशेंट। इफ़ एडल्ट डोज प्रिस्क्राइब टू चिल्ड्रन और एडल्ट पेशेंट में एनहांस में इंक्रीज द चांस ऑफ कॉजिंग अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। अगर एडल्ट डोज को ही किसी ओबीस पेशेंट को या चिल्ड्रन को दिया जाए तो उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग हमें दी जानी चाहिए क्योंकि रूट का ड्रग के इफेक्ट एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किस समय में कौन सी रूट हमको प्रिफ़र करनी है। पेरेंट्रल रूट सबसे फास्ट एक्शन की रूट की ड्रग होती है लेकिन हर कंडीशन में पेरेंट्रल रूट्स को प्रिफ़र नहीं किया जाता। मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या जिनको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है उनमें पेरेंट्रल रूट्स को फॉलो किया जाता है। और जो दूसरे रूट्स की ड्रग है टॉपिकल रूट, ओरल रूट, सबलिंगुअल्स, बकल रूट्स, ये सारी रूट्स की ड्रग होती है। ये डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस इनको फॉलो किया जाता है। ओरल रूट नीड हाई डोज देन द इंट्रावीनस बिकॉज इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली गोज टू द ब्लड स्ट्रीम। भले ही इंट्रावीनस ड्रग हमको कम अमाउंट में लग रहा है लेकिन हर कंडीशन में हम इंट्रावीनस रूट फॉलो नहीं करते क्योंकि ये पेनफुल होता है। इसके लिए आपको टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है ताकि वो डिज़ायर्ड साइट पर ड्रग को एडमिनिस्टर कर सके। इसकी कॉस्टिंग ओरल से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं, इसके फैक्टर्स हैं। हैंस द इफेक्टिवनेस कैन कंट्रोल बाय रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। किस रूट से ड्रग दी जानी चाहिए और उसका इफेक्ट क्या होगा ये दोनों रूट पर भी डिपेंड करता है। ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है किसी ड्रग का डोज कैलकुलेट करते समय। नाउ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे आपको ड्रग ली जानी चाहिए क्योंकि टाइम का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ड्रग की एफिकेसी के लिए। अगर कोई डॉक्टर ने ड्रग आपको प्रिस्क्राइब की है जो खाली पेट लेने की ड्रग है, मोस्टली जो अपनी पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, जो स्टमक की जो ड्रग्स होती है उनको खाली पेट सुबह में ही लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इनका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है और एसिड सिक्रीशन को ये कम करती है। लेकिन अगर इस टाइप की ड्रग को आप खाना खाने के बाद लेंगे तो ये ड्रग आपकी एम्प्टी स्टमक में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और फूड के साथ ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी जिसके कारण इसका एक्शन आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स जो होती है, जो स्टिमुलेंट ड्रग होती है, दिन के समय यानी सनलाइट के समय काफ़ी एक्टिव होती है। अगर इसको आप रात को कंज्यूम करेंगे तो भी इसका एक्शन वेरी करता है। सो दैट्स वाई टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस होता है ड्रग के डोज पे। Absorption of drug may decrease in presence of the food in stomach. Therefore, effect of drug become more if taken before the मील। एंटासिड्स की जो ड्रग होती है वो खाना खाने के 1 घंटे पहले ली जानी चाहिए ताकि उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके। ये डायग्राम में आप देखेंगे एक स्ट्रिप में मॉर्निंग, मिड डे, टी टाइम और बेड टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रग्स को डे वाइज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। किस दिन में किस समय, खाने के पहले, खाने के बाद आपको कितनी ड्रग लेना है ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो वैसे ही अगर किसी पर्सन की ड्रग चल रही है, काफ़ी सारी 2-3 ड्रग एक साथ चल रही है तो उसको अपनी ड्रग को ये इस टाइप से डिवाइड कर लेना चाहिए कब कौन सी ड्रग लेनी है। इसके कारण डोजिंग एरर नहीं होता और ड्रग का रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलता है।
नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब It's एनवायरनमेंट 1 कैसे o'clock. हमारे ड्रग्स डोज के कैलकुलेशन में अफेक्ट करती है। इन डे टाइम द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग्स आर मोर। कुछ ड्रग जो स्टिमुलेंट ड्रग होती है दिन के समय में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, वेयर एज सेडेटिव ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। सेडेटिव ड्रग्स में जैसे H1 एंटीहिस्टामिनिक्स की ड्रग आती है, या सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की जो ड्रग आती है, बारबिचुरेट बेंजोडाइजेपिन की ड्रग जो नींद लाने और CNS को कामनेस के लिए दी जाती है। इस टाइप की ड्रग्स को रात में लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके बाद हमें नींद आने लगती है। और इसके साथ एक नोट भी लिखा जाता है, प्रिकॉशन भी लिखा जाता है कि इस ड्रग को लेके आपको ड्राइविंग या फिर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रग लेने के बाद आपको नींद आएगी तो एक्सीडेंटल केसेस बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें हिप्नोटिक हैज़ लेस इफेक्टिव एट डे एंड मोर इफेक्टिव एट द नाइट। ओके, नाउ इमोशनल फैक्टर्स। अब ये इमोशनल फैक्टर्स कैसे आपके ड्रग के डोज को और उसके एक्शन को वेरी करेंगे। पर्सनालिटी एंड द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर में अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग इफ़ ही प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर अ साइकोमेटिक डिसऑर्डर। अगर कोई साइकिक पेशेंट है या किसको पर्सनालिटी बिहेवियर ऐसा कोई डिसऑर्डर है, CNS रिलेटेड डिसऑर्डर, तो डॉक्टर की बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी आपके ड्रग प्रिस्क्राइब करने को बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। अगर डॉक्टर बहुत ही चिंताजनक है या फिर किसी बात पे वो आपको किसी बात से टेरर दिख रहा है, तो इससे पेशेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। उसे ड्रग ठीक होने में उतनी हेल्पफुल नहीं हो पाती। फीमेल समटाइम नीड लेस डोज बिकॉज फीमेल आर मोर इमोशनल देन द मैन। फीमेल्स में सिक्रीशंस हार्मोनल और दूसरे सिक्रीशंस काफ़ी फास्ट और जल्दी होते हैं, इस कारण उनको ड्रग के डोज की ज़रूरत कम होती है इन कंपैरिजन टू मैन। नाउ प्रेजेंस ऑफ डिसीज़। किसी पर्सन को अगर पहले से कोई डिसीज़ है उनकी बॉडी में, तो कैसे वो ड्रग का डोज और एक्शन वेरी करता है। कोई ऑर्गन अगर फेलियर है, जिस ऑर्गन को मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन करना है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मेजर ऑर्गन्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, like liver cirrhosis. If patient having a liver cirrhosis, then chlorpromazine produces a prolong इफेक्ट। क्लोरप्रोमाजीन की जो हमारी ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, अगर उनको लीवर सिरोसिस है, लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है ड्रग को, तो ये क्लोरप्रोमाजीन लंबे समय तक अपना इफेक्ट देती है, क्योंकि बहुत समय तक ये हमारे बॉडी में रहती है। एंटी साइकोटिक ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन। In case of fever patient can better tolerated antipyretic drugs than normal one। जिन पेशेंट को फीवर है, जिनका टेम्परेचर हाई है, अगर उनको हम पैरासीटामॉल देंगे तो उनके बॉडी में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, रादर देन अगर किसी नॉर्मल पर्सन को दे दिया जाए तो वो उनके बॉडी में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो ये प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ जो है किसी ड्रग के एक्शन को वेरी करेंगे। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग। किसी बॉडी का ड्रग में अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे वेरी करेगा। इफ़ ड्रग्स आर रिपीटेडली टेकन एट शॉर्ट टाइम, ड्रग become accumulate in the body, it will slowly excrete out and may cause the toxic effect। अगर frequently या फिर large amount में कोई excessive drug आपने consume कर ली, excessive amount of drug, तो ये आपकी बॉडी में ही इकट्ठा हो जाएगी और इसका excretion बहुत स्लो होगा, जिसके कारण आपको बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। Now additive effect of the drug, when a two or more drugs are taken together, the total action of the drugs become more than their sum of the individual action। अगर कोई आप एक ही रिस्पॉन्स की 2 या 3 ड्रग अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दी है या आप पहले से ले रहे हैं, तो उन ड्रग का क्यूमुलेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट आपको बॉडी में दिखने लगेगा। सपोज वन ड्रग का 100% और सेकेंड ड्रग का 100% मिलके 200% रिस्पॉन्स आपको एक ही टाइप का ऑर्गन पे या एक ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके कारण आपको वो एक्शन टॉक्सिसिटी के फॉर्म में दिखने लगेगा बॉडी में। Now synergistic effect of the drug, how it's affect the dose of a drug। when a drug taken in combination their action become the increases। अगर दो ड्रग आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो उनका एक्शन सम ऑफ द टाइम इंक्रीज हो जाता है। सिनर्जिज्म हेल्प टू गेट द डिज़ायर एक्शन नॉट अचीव इन द सिंगल डोज। अगर कोई एक ड्रग आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, इसलिए ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि उसका सुटेबल रिस्पॉन्स आपको मिल सके। जैसे पैरासीटामॉल और एसिक्लोफिनेक को मिक्स किया जाता है सीरोपेप्टिडेज के साथ, जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बेटर रिस्पॉन्स आपके बॉडी में देती है।
Now, antagonistic effect of the drug, how it's affect the dose or action of drug. Action of one drugs opposed by another drug if administered together. अगर एक ड्रग को वन ड्रग अपोज बाय द अनदर ड्रग, एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग के एक्शन को अपोज करेगी तो दोनों ही जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आपको बॉडी में चाहिए वो नहीं मिलेगा. दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज़ टू बी यूजफुल इन द पॉइजनिंग केसेस. मोस्टली जो पॉइज़न की कंडीशन होती है उसी कंडीशन में ये ऐसा इफ़ेक्ट हमको मिलता है. अगर हम कोई दो ड्रग जो एंटागोनिस्टिक बिहेवियर की है ले लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनने के कारण उनका इफ़ेक्ट हमको बॉडी में नहीं मिलेगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी. Milk of magnesia given in acid poisoning because milk of magnesia neutralizes the effect of acid. ये दो ड्रग जो होती हैं एसिड और एल्किली, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करती है. इसलिए अगर एसिड की पॉइजनिंग होती है हमारे बॉडी में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोल्यूशन पिलाया जाता है ताकि एसिड जो एल्कलाइन बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और टॉक्सिसिटी को रिमूव करे हमारी बॉडी से. नाउ आइडियोसिनक्रेसी. इट इज़ एन एक्स्ट्रा इफेक्ट ऑफ ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल ड्रग. अगर कोई ड्रग आपको बॉडी में किसी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दी जा रही है और वो उस एक्शन की बजाय कोई दूसरा रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में देने लगे तब उस कंडीशन को हम आइडियोसिनक्रेसी से डिफाइन करेंगे. द आइडियोसिनक्रेसी वर्ड नाउ रिप्लेस द एलर्जी. मोस्टली ड्रग लेने के बाद अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं तो उसको आइडियोसिनक्रेसी से हम डिफाइन कर सकते हैं. स्मॉल डोज ऑफ क्विनिन में कॉज द रिंगिंग इन ईयर्स. सो क्विनिन जो कि हमारे मलेरियल की कंडीशन को रिमूव करने के लिए दी जाती है, अगर वो रिंगिंग इन ईयर कॉज करे तो वो आइडियोसिनक्रेसी का एग्जाम्पल होगी. So tolerance of the drug. Large dose of drug is need to obtain an effect produced by the normal dose of drug are called the ड्रग टॉलरेंस. अगर धीरे धीरे लंबे समय तक आप छोटी अमाउंट की ड्रग 50 मिलीग्राम की ड्रग ले रहे हैं और कुछ समय बाद वो अमाउंट की ड्रग आपके बॉडी में इफेक्ट नहीं दे रही है तो आपको 100 मिलीग्राम की ड्रग देना पड़ेगा. तो इसी को ही हम टॉलरेंस से डिफाइन करेंगे कि धीरे धीरे एक ही अमाउंट की ड्रग लंबे समय से लेने के कारण अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है तो ड्रग का डोज इंक्रीज़ हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग आपको लेनी पड़ेगी. इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टॉलरेंस एंड शूडो टॉलरेंस. जो टू टॉलरेंस होता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल रूट और पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग. और जो शूडो टॉलरेंस होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि एल्कोहलिक पर्सन में टॉलरेंट लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल. जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं अगर धीरे धीरे वो एक गिलास ऑफ एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका डोज आगे चल के बढ़ता जाता है, उसको हम शूडो टॉलरेंस से डिफाइन कर सकते हैं. Now tachyphylaxis, if drug administered repeatedly at short interval of time then the action of drug decreases due to the blocking of cell receptor and this decreased response cannot reverse by increasing the dose. अगर एक ही ड्रग को आप सपोज पेन किलर की ड्रग आप लंबे समय से बार बार कंज्यूम कर रहे हैं और एक साथ काफ़ी ड्रग आपने कंज्यूम कर ली तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं. अब उस ड्रग को बाइंड होने के लिए कोई वैकेंट रिसेप्टर नहीं होता जिससे पर वो बाइंड होकर आपको एक्शन दे सके. इसी कंडीशन को हम टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं कि कोई रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है आपकी ड्रग को कैच करने के लिए और उसका एक्शन सीज्ड हो गया है. दैट इज़ डिफाइंड एज अ टैकीफाइलैक्सिस. इफ इफेड्रिन गिवन इन रिपीटेड डोज इन शॉर्ट इंटरवल में प्रोड्यूस लेस इफेक्ट फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा. इफेड्रिन की जो ड्रग है वो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए वेजोडाइलेटर का काम करती है, लेकिन उसी ड्रग को आप बार बार छोटे अमाउंट में कुछ ही समय में बार बार लेते रहेंगे तो वो अपना एक्शन नहीं दे पाएगी, जिसको हम टैकीफाइलैक्सिस से डिफाइन कर सकते हैं. नाउ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. कैसे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आपके बॉडी में डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा. इन विच द इफेक्ट ऑफ ड्रग चेंज ड्यू टू द चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस. अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, पीएच या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वेरी कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब है तो ये आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा. जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट का मेटाबॉलिज्म होना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे कि सैलिसिलिक एसिड वर्क ऑन पेशेंट हैविंग अ फीवर नॉट वर्क ऑन द नॉर्मल पेशेंट. जो एस्प्रिन की ड्रग है जिन पेशेंट्स को फीवर होता है उनमें ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देती है बट नॉर्मल पेशेंट में इनका इफेक्टिवनेस काफ़ी कम होता है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ डोजेस. अभी तक हम फैक्टर्स के बारे में देख रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ड्रग के डोज को वेरी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को वेरी करेंगे. जैसे रूट हुई, एनवायरनमेंट हुआ, टेम्परेचर, डिसीज़, एज, सेक्स, बॉडी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग के एक्शन को वेरी करते हैं. अब इन
ड्रग का डोज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज़ बच्चों के लिए देनी है अगर कोई ड्रग, किसी ओबीस पेशेंट को ड्रग देनी है, तो एडल्ट डोज़ से कैसे हम इन डोज़ को डिटरमाइन करेंगे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। The administration of average dose for adult within 24 hours by oral route are represent in the official book। जो फार्माकोपिया होता है वो एक 24 घंटे में किसी ड्रग का कितना अमाउंट लिया जा सकता है इसको डिफाइन करता है। इसी से ही हम आगे डिफरेंट डोज को कैलकुलेट करते हैं। Whenever other route is used, then the dose is adjusted accordingly. The actual dose are calculated in the proportion to age, body weight and surface area of the patient। जो डोज़ का कैलकुलेशन होता है वो एडल्ट डोज से हट के अगर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या ओबीस पेशेंट के लिए निकाला जाता है, तब हम उनका एज, बॉडी वेट और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। नाउ डोज प्रपोर्शन टू द एज। एज के अकॉर्डिंग कैसे हम किसी का डोज कैलकुलेट करेंगे, विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एडल्ट डोज। एडल्ट डोज से ही हम बच्चों के डोज को कैलकुलेट करेंगे। अब एक होता है यंग्स फार्मूला, इसमें 12 साल से नीचे के बच्चों को अगर कोई ड्रग दी जानी चाहिए तो वो कैसे एडल्ट डोज से हम डिफाइन करेंगे। जैसे डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज ऑफ द एडल्ट डोज एज। मीन्स अगर बच्चों के लिए जो 12 साल से नीचे हैं उनके लिए कोई ड्रग का डोज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम बच्चे की एज लिखेंगे, वो 8 साल, 9 साल, 4 साल जो भी का है। देन डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, जो बच्चे की एज है वापस से 4-5 प्लस 12 से प्लस करके उसको इनटू करेंगे एडल्ट डोज एज से या एडल्ट डोज से कि कितना उसका डोज है। ये एज जो है वो ऊपर आ गया है, ये एज नीचे आएगा ताकि एज इन ईयर प्लस 12 होगा इंटू एडल्ट डोज। ये एक प्रॉपर फार्मूला है यंग्स फार्मूला का। नाउ सेकंड फार्मूला इज़ द डिलिंग्स फार्मूला। अगर किसी बच्चे की जो एज है 4 से 20 साल के बीच हो तब हम डिलिंग्स फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। ये फार्मूला है डिटरमाइन करने का। नाउ डोज प्रोपोर्शनेट टू द बॉडी वेट। अब पर्सन के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसे हम डोज कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई पर्सन ज़्यादा फैटी है, मोटा है, तो उसके डोज कैलकुलेशन कैसा होगा। डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन एज, चाइल्ड वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। ये एक फार्मूला होता है जिससे हम ड्रग का, पेशेंट का ड्रग डोज कैलकुलेट करते हैं। नाउ डोज प्रोपोर्शनेट टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे हम डोज को कैलकुलेट करेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया, मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड कॉम्प्लिकेटेड देन बेस्ड ऑन एज। एज के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया से ड्रग का कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे परसेंट ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू 100। नाउ व्हाट आर द वेटनरी डोजेज। वेटनरी टर्म से आप डिफाइंड है कि एनिमल के लिए कोई ड्रग दी जाती है, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग दी जानी चाहिए, इसको हम वेटनरी डोजेज से डिफाइन करेंगे। फार्मासिस्ट हैविंग कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग नॉलेज ऑफ ऑल मेडिसिन वेदर इट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको ड्रग प्रिस्क्राइब करते समय या ड्रग बनाते समय ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कि ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग दी जानी चाहिए। The dose required for animal are higher side than for human beings. Because of this, the dose for animals are calculated on the basis of their surface area और body weight। जो ह्यूमन बींग्स के लिए ड्रग दी जाती है और जो एनिमल्स के लिए ड्रग दी जाएगी, तो एनिमल्स वाली ड्रग का अमाउंट काफ़ी हायर होता है जो कि इनके बॉडी के सरफेस एरिया और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। इनके लिए भी कोई फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के डोज को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज, सेक्स, बॉडी वेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हैबिट ऑफ द एनिमल्स, रूट ऑफ एलिमिनेशन, इफेक्ट ऑफ ड्रग, पर्पस ऑफ मेडिकेशन, स्पीसीज एंड कैरेक्टर ऑफ ड्रग। So how age vary the dose calculation for animals? Young animal required less dose than adult one because susceptibility region of young animals are higher। जो न्यूली बर्थ एनिमल्स होते हैं उनको
एडल्ट एनिमल से कम डोज दिया जाना चाहिए क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी किसी भी ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है। ससेप्टिबिलिटी इज़ अ लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट समथिंग। ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो किसी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इनकी ससेप्टिबिलिटी जिनकी कम होती है उनको ड्रग बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है। सेक्स ऑफ द एनिमल, ऑलवेज फीमेल एनिमल रिक्वायर्ड लेस डोज देन द मेल एनिमल बिकॉज मैनी ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द प्रेग्नेंट एनिमल एंड मे कॉज द अबॉर्शन। फीमेल्स में ड्रग का डोज हमेशा कम ही रखा जाता है क्योंकि अगर ड्रग की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए तो वो प्रेग्नेंट एनिमल्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर हार्मोनल चेंजेस कॉज कर सकते हैं। Now, body weight and size of the animal. The dose of animal is dependent upon their body weight and size. वो किस body weight के हैं और उनकी क्या size है ये depend करता है dose calculation में. The size of animals are varies according to their breeds. किस नस्ल का animal है ये भी drug के dose में vary करता है. In case of dog, हैवी ब्रीड कैन टॉलरेट सम ड्रग बट लाइटर ब्रीड कैन नॉट। जो ब्रीडिंग करके एनिमल्स बनाए जाते हैं, जो हैवी ब्रीड के एनिमल होते हैं, जैसे हॉल्स्टेन फेल्स्टीन की जो जो गाय आती है जिसको जर्सी गाय अगर अपन जो ब्रीड होती है ये हाई डोज को टॉलरेट कर पाती है, लेकिन जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है जैसे रेड साहीवाल, ये सब की कांकरेज, ये सब जो स्पीसीज़ है गाय वगैरह की, ये लाइट ड्रग को ही टॉलरेट कर पाती है। नाउ द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस समय पर ड्रग दी जाना चाहिए एनिमल को। लाइट डोज ऑफ ड्रग इज़ मोर इफेक्टिव इफ़ टेकन इन एन एम्प्टी स्टमक देन द फूड स्टमक। जो ड्रग होती है कम अमाउंट ऑफ ड्रग को एम्प्टी स्टमक में देने पर इनका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। हैंस द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कंसिडर टू अचीव द डिज़ायर्ड इफेक्ट। इसलिए टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी ड्रग के इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। परगेटिव इज़ मोर इफेक्टिव इफ़ टेकन इन अ एम्प्टी स्टमक। परगेटिव्स की जो ड्रग होती है वो स्टूल पास करने के लिए, बॉडी से रिमूवल के लिए, स्टूल इवोक्यूएशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर इसको एम्प्टी स्टमक में लिया जाएगा तो इस ड्रग का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग लेना हमारे बॉडी में डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है। द डोज ऑफ ड्रग चेंज विथ इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग का डोज है वो रूट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। रूट्स ऑफ ड्रग, पेरेंट्रल प्रिपरेशन गिवन इन स्मॉल डोजेज देन द ओरल प्रिपरेशन। जो पेरेंट्रल रूट से ली जाने वाली ड्रग है ऑब्वियसली सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दी जाती है, इसलिए इस ड्रग का डोज काफ़ी कम होता है। सो यहाँ पर डोज के अकॉर्डिंग ड्रग को डिफाइन किया गया है। ओरल रूट की ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, देन सबक्यूटेनस, देन इंट्रामस्कुलर एंड देन आफ्टर इंट्रावीनस ड्रग। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब ये ड्रग के कैलकुलेशन एनिमल्स में कैसे अफेक्ट करेंगे। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर में अफेक्ट द एनिमल। अगर बरसात का सीज़न है, मॉइस्चर है, या फिर गर्मी का सीज़न है, तो इन दोनों ही कंडीशन में, ठंड के सीज़न में, हर कंडीशन में ड्रग का एक्शन वेरी करता है उनके बॉडी के कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। इन रेनी सीजन व्हेन द क्लाइमेट लिटिल ह्यूमिड एंड हॉट, लेस डोज नीडेड देन इन विंटर व्हेन क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड कोल्ड। तो ह्यूमिड और हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में कम डोज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है, एंड लेस डोज इज़ नीडेड इन द विंटर और ड्राई कोल्ड कंडीशन में। सो ये एनवायरमेंटल कंडीशन है, ड्रग के डोज को अफेक्ट करता है। Now, habit of the animal. Habit affect the dose and develop the tolerance for the drug. Hence, normal dose fail to produce desired effect, then need to increase the dose. अगर किसी एनिमल की हैबिट होती है कि वो दिन के समय में, रात के समय में, या फिर किसी प्रॉपर साउंड की कंडीशन में ही किसी ड्रग को या भोजन को इंजेस्ट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग एनिमल को ड्रग दी जानी चाहिए ताकि उसका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हमको बॉडी में, उनकी बॉडी में मिल सके। रेट ऑफ एलिमिनेशन, दिस फैक्टर अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। अगर किसी एनिमल का रेट ऑफ एलिमिनेशन काफ़ी हायर है तो उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग दी जानी चाहिए क्योंकि कम समय तक ही उसके बॉडी में ड्रग रेसिस्ट कर पाएगी। दिस ड्रग आर एक्सक्रीट फास्टर रेट, नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। Now, the effect of drug. When two drugs are similar action given in combination, their action will increase and individual drug। ये जैसे सिनर्जिस्टिक एडिटिव इफेक्ट हमने पढ़ा है, दो ड्रग के कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो दोनों ड्रग आपस में मिलकर एक लार्ज एक्शन देती है। अदरवाइज दे अपोज टू अनदर ड्रग विल नॉट गेट द
एक्चुअल इफेक्ट। अगर दोनों एंटागोनिस्टिक ड्रग है तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगी। पर्पस ऑफ मेडिसिन, किस पर्पस के लिए हमको ड्रग दी जानी चाहिए? द डोज ऑफ ड्रग चेंज विथ इट्स यूज। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट्स एज परगेटिव इन लार्ज डोज वेयर एज एक्ट लाइक एंटासिड्स और लैक्सेटिव इन द स्मॉल डोज। जो मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रग होती है वो लार्ज डोज में परगेटिव यानी बॉवेल एक्सक्रीशन के लिए यूज़फुल होती है, जबकि स्मॉल डोज में ये एंटासिड एसिडिटी को कम करती है और लैक्सेटिव्स के जैसे वर्क करती है। Laxatives are same as purgative but less effective. An antacid remove the gases from GIT or acts as anti-flatulent. नाउ स्पीसीज ऑफ एनिमल, स्पीसीज के अकॉर्डिंग किसी ड्रग का एक्शन कैसे वेरी करेगा? द डोज ऑफ ड्रग्स आर नॉट फेमिलियर फॉर ऑल दी स्पीसीज। जो ड्रग का डोज होता है वो हर स्पीसीज के लिए एक जैसा नहीं होगा। काउ इज डिफरेंट फ्रॉम हॉर्स, sheep, cat etc. सो ओपियम प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन हॉर्स बट नेक्रोसिस इन डॉग। जो ओपियम की ड्रग होती है, ओपियम कैटेगरी की मॉर्फिन, कोडाइन, थिबेन, हीरोइन, ये हॉर्स में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगी, बट जो डॉग्स होते हैं उनमें नार्कोसिस प्रोड्यूस करती है ये ड्रग, यानी उनमें एडिक्शन कॉज करती है ये ड्रग। कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, लार्ज डोज ऑफ क्रूड ड्रग नीड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन एनिमल देन इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर किसी ड्रग, क्रूड ड्रग को लार्ज अमाउंट में ले लिया जाए तो वो ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगी देन इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। नक्सवामिका इज गिवन इन लार्ज डोज देन स्ट्रिक्निन अल्कोलॉइड गिवन इन द स्मॉल डोज।